क्लास 9 मैप वर्क इज गोइंग ऑन। तो मैप ऑफ फ्रांस, हिस्ट्री में मैप ऑफ फ्रांस फर्स्ट क्वेश्चन था अपन का, रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। रीजन नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर। ऐसे स्थान है फ्रांस में, ऐसे क्षेत्र है, रीजन का मतलब ऐसे स्थान है जहां पर एक ग्रेट फियर, कहना चाहिए कि ज्यादा ऐसा अफेक्टेड नहीं हुआ, वो प्लेस को इंडिकेट करने होंगे। आपको पता है, यू नो दैट अबाउट द रेवोल्यूशन स्टार्टेड फ्रॉम द फ्रांस ड्यूरिंग द 1780s 1789। सो वही क्वेश्चन है कि वो एरिया बताइए, है ना, जो अफेक्टेड नहीं हुए, है ना। क्वेश्चन, मेरी पहले क्वेश्चन समझ लो क्या है। फ्रांस में वो एरिया आपको इंडिकेट करना है फ्रांस के मैप पर जो ग्रेट फियर से अफेक्टेड नहीं थे। तो आंसर में देखिए, अब आपके पास मैप है, तो आप लोग जो करते रहिए। जो जो ग्रीन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है, हमने इसके आंसर बताए थे, ब्रीस्ट, है ना, ब्रीस्ट, ब्रीस्ट, ये जगह का नाम है। देखिए, आप देख रहे हैं, अगर आपके पास मैप है, ये जो ग्रीन वाला एरिया है पूरा फ्रांस के मैप पर, जो आउटर में ग्रीन वाला जो एरिया है, दीज ऑल एरिया वर नॉट अफेक्टेड फियर इन फ्रांस। तो जी हाँ, यहाँ पर कोई ग्रेट फियर नहीं था। यहाँ पर लोग थोड़ा अवेयर थे या उन्हें पता नहीं था, ठीक है ना। तो हाँ, ओवरऑल ग्रेट फियर ये से प्रभाव इनका नहीं था। ग्रेट फियर का प्रभाव उस क्षेत्र पर नहीं था। मेरी बात समझ में आ रही ना। हाँ, दूसरा स्थान नॉर्मैंडी। नॉर्मैंडी इट ऑल्सो अ प्लेस, ये जो प्लेस है नॉर्मैंडी, वो भी अफेक्टेड नहीं था ग्रेट फियर से। लिखना नहीं है, किसी को भेजना नहीं है, मैं लिखे दे रहा हूं। हर्ष पटेल, हर्ष प्रजापति, नॉर्मैंडी, ब्रीड, नॉर्मैंडी, एल्से, ऐसे, है ना। कुछ ऐसे जगह हैं नॉट अफेक्टेड बाय द ग्रेट फियर इन फ्रांस। फ्रांस में ग्रेट फियर इन पर नहीं था। दूसरी चीज, एरिया एग्रीरियन रिवोल्ट ड्यूरिंग द अर्ली 1789। आप देख रहे हैं, जो आपका ऑरेंज वाला एरिया है नॉर्मैंडी का कुछ पार्ट, तो लिख देंगे सम पार्ट ऑफ द नॉर्मैंडी, सम पार्ट ऑफ द नॉर्मैंडी, जो एग्रेरियन रिवोल्ट जहां पर था। मतलब एक एग्रेरियन का मतलब होता है कि एक ऐसा रिवोल्ट जहां पे लोग बड़े गुस्से में थे, एग्रेसिव में थे, ड्यू टू किंग लुई 16 हैव अ पॉलिसी बट नॉट good for the people of France at that time. You know that about the three states only and only paid taxes. All these taxes paid by the third state only. चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो। तो डेफिनेटली इंक्लूडिंग द पीपल या इंक्लूडिंग द सिटीजन ऑफ फ्रांस, middle class people, middle class educated people included in the third state of France. जब फ्रांस में तीसरे स्टेट के लोग एजुकेटेड थे, मिडिल क्लास के थे, तो लड़ाई का जो आइडिया है उन्हीं के दिमाग में आएगा। कंजर्वेटिव व्यक्ति के दिमाग में रिवोल्यूशन आएगा ही नहीं, एग्रेसिव एरिया नहीं, ड्यू टू पहले से उसके पास सीट है, पहले से उसके पास कुर्सी है, लड़ेगा जिसके पास अधिकार नहीं होंगे। सो class people of France or educated people of the France, just like peasants, students, teachers, traders, laborers, workers and all these people beside किसको, क्लर्जी एंड नोबेल्टी, नोबेल्टी और क्लर्जी को छोड़ के बाकी जो भी बचा था सब तीसरा स्टेट था, और उन्हीं के दिमाग में एग्रेरियन, उन्हीं के दिमाग में जो है एग्रेसिव दिमाग आ रहा था और रेवोल्यूशन की बात दिमाग में आ रही थी, है ना। तो अपन उससे फ्रेंच रिवोल्यूशन वाली लेसन से इसको कनेक्ट करेंगे, वही है बिल्कुल, ठीक है। इसके बाद इपीसेंटर मेन पैनिक मूवमेंट,
ईपी सेंटर कौन से हैं, मेन मेन मुख्य जगह कौन कौन सी है, ईपी सेंटर्स ऑफ मेन पेनिक मूवमेंट, मेन पेनिक मूवमेंट। देखिए एपिसेंटर्स ऑफ द पेन मेन पेनिक मूवमेंट, जहां पर मूवमेंट बहुत पेनिक हुआ, वो जगह के नाम बताना है अपन को, वो ब्रांच में इंडिकेट करना है, लेवल करना है, लेवल। स्मृति रंजन, समृद्धि निरंजन, लिसन वेरी केयरफुली, पहले तो आप सुन लो कि टाइम से आया करो, निकल करेंगे आउट समृद्ध को। इसके बाद है आपका एपिसेंटर्स में, देखिए एपिसेंटर्स में कौन कौन से हैं, फ्रांस के मैप पर रेड सा पॉइंट रखा हुआ है, वो एपिसेंटर से डिनोट करेगा ये। दिस इज अ मैप ऑफ फ्रांस, आप देख रहे हैं इस फ्रांस के, ये हेल्पिंग दी गई है, जो इंडेक्स बनाई जाती है वो हेल्प वर्ड दिए जाते हैं उसमें, ठीक है। इसमें जहां जहां मूवमेंट बड़े पैनिक हो गए थे, बड़े जबरदस्त हो गए थे। इसके बाद ये देखो कहां कहां है, नेंट्स, इसका एपिसेंटर होगा नेंट्स, नेंट्स। It is a place of France where a movement become panic condition, नेंट्स हो गया है ना। लफरले, लफरले प्लेस जहां पर मूवमेंट पैनिक हुआ। आप अगर आपके पास बुक है तो आप दिख रहा होगा मैप बुक में, नोट कर लीजिए आप लोग कर लीजिए, इस पे करती चलो ना। ये पहला क्वेश्चन इंडिकेट कर चलो, ये वाला ब्रीस्ट वाला, नॉर्मेंडी वाला, ये आपको भी करना है भाई, आप लोग क्यों बैठे हो, करना ही है, पेंसिल से भरिए अभी, है ना। लेकिन बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से नहीं भरे जाते हैं, अभी कर लीजिए, करेक्शन करेंगे तो मिटा देंगे उसको पेपर में, क्या पेंसिल। इसके बाद स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रीस है, स्ट्रीस, ये जगह का नाम है, ये है एपिसेंटर, मेन एपिसेंटर, तो ये मेन एपिसेंटर है जहां पर मोमेंट पैनिक हुए। और एक दो लिख लो, लुहांस, लुहांस का कुछ पार्ट एपिसेंटर था और कुछ एग्रेरियन रिवोल्ट में था, एपिसेंटर में था। लुहांस का कुछ पार्ट, जैसे जैसे मान लो कोई भी क्षेत्र है, कुछ आधा पार्ट हो गया एपिसेंटर, मतलब ज्यादा वहां पर पैनिक मूवमेंट हो गए, और आधा एग्रेरियन मूवमेंट चले, आधे में बड़ी शांति रही, ऐसा भी तो होता ना। पूरा पार्ट एक एक्टिविटी को इंक्लूड नहीं करता, इज इट क्लियर। पूरा एक भाग कहीं किसी भी दुनिया का कोई एक पार्ट ये कह लीजिए फुली इफेक्टिव नहीं होता, ठीक है। ये पूरा भर दिया किसी ने। और चौथा क्वेश्चन था स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, ये अपन को करने थे मैप, इसीलिए मैंने कहा था स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर। देखो ग्रेट फियर, स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, जो ग्रेट फियर है वो स्प्रेड कहां कहां हुआ, आप देख रहे हैं जो एरो बने हैं, इपी सेंटर से शुरू होकर और फ्रांस के और भागों को कैसे स्प्रेड होता है आप नक्शे में देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नक्शे इस पे दिखेगा, आप दिमाग पे नहीं लोड लीजिए। अगर if you have the book of map at this time then you can check on the page number 68, map number 31, इसमें देख सकते हैं कि एपी सेंटर से जो लाइन जा रही है एरो दूसरी तरफ को जा रहा है, मतलब फ्रॉम द एपी सेंटर से, जैसे ये है नेंट्स है, नेंट्स आ गया, ये नेंट्स सेंटर एपी सेंटर बना दिया, फिर वो दूसरे प्रदेश को गया, फिर वो कहीं और चला गया ऐसे, और फिर वो कहीं ऐसे गया, तो ये आपको एरो आप देख सकते हैं इस तरीके से, है ना। या ला पार्ले, ये मूवमेंट गया, फिर ऐसे गया, ऐसे, इस तरीके से ये स्प्रेडिंग ऑफ द रेवोल्यूशन, स्प्रेड ऑफ द मूवमेंट प्रोटेस्ट by the third state, by the people
who not have a right to equality, right to fraternity, right to vote, जिनके पास कोई भी अधिकार नहीं थे, and also all these of taxes paid by these community, these society, just like the third state केवल टैक्सेस दिया करती थी. सो दिस इज अ कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन ओवर देयर, है ना. इस इससे लोगों में वो आई, क्या आई, गुस्सा क्रिएट हुआ. और वो गुस्सा एक दिन फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना गया. और डायनेस्टिक सक्सेशन, किंग लुई 16 को जड़ से नेस्तनाबूद कर दिया, है ना. तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन से दुनिया के बहुत देश इंस्पायर हुए. Many of the country, just like Russia and different nation in the world, inspired by the French Revolution, उन्होंने माना कि रेवोल्यूशन से हम संसार के किसी भी देश को रिप्लेस द मोनार्ची, ये लीजिए इसका है, रिप्लेस द मोनार्ची, और हम establish the democratic system by the revolution. तो जस्ट लाइक एक क्वेश्चन है 10th का है कि वो बोलता है ड्यूक मेटरनिक was a chancellor of Austria, says to Giuseppe Mazzini, when France sneezes, then rest of the Europe become catches cold. वो कहता है जिस्पी मैजनी को, जब फ्रांस को छींकें आती हैं, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है. ऐसा कमेंट करता है जिस्पी मैजनी को. ड्यू टू जिस्पी मैजनी वाज इन अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी इन इटली. इटली वेकेशन में इटली का एक बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी व्यक्ति था जिसका नाम था जिस्पी मैजनी. तो जिस्पी मैजनी को किसने काउंटर किया था, ड्यूक मेटरनिक. तो डेफिनेटली होता भी है कि अगर एक आदमी राइज करेगा तो दूसरे को तकलीफ होती है. डेफिनेटली यही सच है. एट दैट टाइम कंजर्वेशन चल रहा, कंजर्वेटिव कंडीशंस, कंजर्वेटिव आइडियाज उसमें स्प्रेड थे, मतलब रूढ़िवादी विचारधारा के लोग उस समय थे. तो फिर वो एक उसकी बात कैसे करेंगे डेमोक्रेटिक की. भाई आप कंजर्वेटिव हो, किंग के आप करेक्ट हो. वो क्लर्जी नोवेल्टी कभी नहीं चाहता था कि ये तीसरा स्टेट पावर में आए, हमेशा तीसरा स्टेट टैक्स दे और शासन हम करें. ऐसी मेंटेलिटी थी. और ये मेंटेलिटी डेफिनेटली एक दिन क्या कर गई, फ्रांस को खत्म कर गई. फ्रांस में रेवोल्यूशन आ गई. फ्रांस को खत्म तो नहीं करी, लेकिन फ्रांस के जो डायनेस्टिक सक्सेशन को खत्म कर गई. देश कभी खत्म नहीं होता, ये जहां रहता है ये देश रहता है, ये सब रहता है ना. हम लोग डिस्प्लेस होते रहते हैं, चाहे वो राजा के रूप में हो, चाहे वो प्रजा के रूप में हो, चाहे वो स्लेव के रूप में हो, या एक पर्टिकुलर पीपल के रूप में हो, है ना. तो मेरी बात समझ में आ रही ना. जो न्यू बच्चे हैं आज, जो न्यू उसके जुड़े हुए हैं गर्ल्स वाले, वो जरा एक दो बताएं. अंडरस्टैंड टू मी. ठीक है बेटा. ओके, वेरी गुड. तो वही चीज है कि आप पहले तो समझिए और मैं कंटिन्यू रहेगा जो भी रिवीजन होगा. अच्छा, इसके बाद जस्ट लाइक रशिया, रशिया में इसके बाद हुआ था, आपने देखा था ब्लेडी संडे, एक बहुत बड़ी घटना 1905 में ब्लेडी संडे हुआ था. एक विभत्स घटना थी रशिया के इतिहास में. जस्ट लाइक इंसिडेंट ऑफ द जलियांवाला बाग इन इंडिया, इन अमृतसर पंजाब. सो इट इज वेरी बैड इंसिडेंट फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए और भारत के लिए एक बहुत बड़ी विभत्स घटना के रूप में जानी जाती है. भारत का अमृतसर का जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जहां पर 100 से अधिक लोग, मोर देन 100 पीपल्स वर डाइड बाय द ओपन फायरिंग ऑफ द जनरल डायर एट दैट टाइम, 13 अप्रैल 1919. तो ये 13 तारीख होती है, वो अच्छी नहीं होती है भारत के इतिहास के लिए. इट्स नॉट गुड फॉर द इंडियन और इंडियन हिस्ट्री. कोई भी कुछ ऐसे काम 13 तारीख को थोड़ा सा लोग इस चीज को डेफिनेटली. हाँ, 13 अप्रैल 1919, इट इज अ डे फॉर द इंसिडेंट ऑफ द जलियांवाला बाग इंसिडेंट इन अमृतसर पंजाब. उसी तरीके से रशिया में भी ब्लडी संडे हुआ था, विंटर पेरिस पर. जी हाँ, वर्कर्स भी बाउंडेड हो गए थे और उसमें बड़ी संख्या में लोग मारे थे. तो इट इज नोन एज अ ब्लडी संडे, वेरी बैड इंसिडेंट ऑफ फॉर रशिया. रशिया के लिए अच्छा नहीं था.
कहीं ना कहीं जब अपन को लगता है कि किसी किसी देश की हिस्ट्री में पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसी चीज है, जैसे एक अपहील ब्रिटेन में आई थी, एक अपहील ब्रुसेल्स में आई थी, तो डेफिनेटली अपन आगे जैसे बढ़ते जाएंगे तो अपन को थोड़ा थोड़ा नॉलेज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चंस, ये दीज ऑल आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। दिस इज नॉट ओनली द 9th and 10th, दिस आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर द कंपटीशन एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन इन फ्यूचर। तो इसको बहुत संभल के, बहुत कायदे से पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है, हर दिमाग लगा के पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, तभी वो चीज समझ आएगी, ऐसे हवा में भी नहीं आएगी बेटा, है ना। तो ये मैप वर्क है। इसके बाद हालांकि ये रशिया वाला मैप नहीं आता है उस पे, बोर्ड में पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आता है, तो पॉलिटिकल मैप हम करा चुके हैं उसकी भी। हाँ, जिसके पास मैप है इंडिया का, ये जो मैप बुक है ना, उसके पहले 5 क्वेश्चन नंबर, ये कह लो कि मैप नंबर इंडिया की बात कर रहा है, मैप नंबर 1 to 5 इंडिया, पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया में, यानी कि मैप नंबर 1 से 5 तक, फर्स्ट वाले दुनिया के हैं जो छोड़ दो, इंडिया की बात कर रहे हैं। बट पहले एक दो मैप वर्ल्ड के होंगे तो वो छोड़ दीजिए फिलहाल, आप इंडिया के पॉलिटिकल भर लीजिए, फिल कर लीजिए। कैसे फिल करेंगे, देखो सबसे पहले जो फिल मैप होता है उसको देखते हैं, है ना। उसके नीचे कुछ गाइडलाइन दी गई होती है, उसको पढ़ लेते हैं, वो गाइडलाइन हम दिमाग में समझ लेते हैं, फिर हम उस वाले मैप पर जाते हैं, किस पे, जो मैप ब्लैंक पड़ा हुआ है, ब्लैंक के नीचे जो लिखा होता है कि अटेम्प्ट द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो फॉलोइंग को पढ़ते हैं। वो क्वेश्चन को पढ़ के हम कहाँ जाते हैं, उस थीम पर जाते हैं, किस थीम पे, जो फिल मैप है जिसपे थ्योरी लिखी है उसको पढ़ते हैं, उससे आंसर निकलता है। अब वो आंसर कहाँ फिल करता है, तो फिल वाले मैप से आंसर देख के ब्लैंक वाले मैप को फिल कर देते हैं। दिस इज अ वे फॉर फिलिंग द मैप इन दिस टाइम, है ना। क्लास में तो आसान होता है कि आपने यहाँ से देखा, देखिए ये रहा आपका फिल वाला मैप, ठीक है, ये रहे गाइडलाइंस, ये रहा खाली नक्शा, ये रहे क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ेंगे यहाँ से, आंसर यहाँ से पढ़ेंगे। अब जैसे आंसर नेंट आ गया, तो नेंट कहाँ है, इससे देखेंगे किस जगह है, इस पे फिल कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बात को समझा होगा सबने, है ना। थैंक यू सो मच।